हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज आपको एक नया टॉपिक पढ़ाते हैं। पढ़ाना क्या, ऑलरेडी पढ़ा चुके होंगे। क्या सब कैपेसिटर चैप्टर शुरू किए थे। कैपेसिटर में इंट्रोडक्शन उसका पूरा हम लोगों ने बताया। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, वगैरह वगैरह सारा कुछ, उसका कंडक्टर का प्रॉपर्टीज वगैरह। उसके बाद सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, जिसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में हम लोगों ने जाना। अब बारी है इसकी एमटीजी न्यूमेरिकल्स की। ठीक, इसके न्यूमेरिकल्स को बनाने की बारी है। कुछ इसका न्यूमेरिकल्स देखते हैं, सेकेंड चैप्टर का ही है। तो हम लोग बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और लिखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक सेकेंड, निकल जा भाई, पेज कितना है। इलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक करते हैं ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये आपका चैप्टर का नाम हो गया। ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 और आज हम लोग करेंगे एमटीजी फिंगर टिप्स का सॉल्यूशन। कहां से कहां तक करेंगे, फ्रॉम 39 तक तो बता दिए थे ना। अब हम लोग शुरू करेंगे 40 से। 39 तक हो गया था, अब हम लोग शुरू करेंगे 40 से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फ्रॉम 42 टू कहां तक जाएगा ये, 47, 52 मात्र, फिलहाल इतना ही। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बारी बारी से, बिना देर किए हुए, है ना। बुक तो भारी है, पता ही है आपको। इसको रख दिया जाए, रख दिए। चलिए अब यहां से हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले यदि इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसा वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके, है ना। साथ ही साथ अगर इस चैनल पे हैं पहले से तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। तो इस अपील के बाद हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। चलिए दे रहे हैं ना कि ये क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है इफ ए कंडक्टर हैज अ पोटेंशियल भी, किसी कंडक्टर का पोटेंशियल है भी जो कि 0 के बराबर नहीं है। अच्छी बात है। तो एंड देयर आर नो चार्जेस एनीवेयर एल्स आउटसाइड, और इसके आउटसाइड में कहीं पर कोई चार्ज नहीं है, तो क्या सब होगा। देन क्वेश्चन में ऑप्शन दे रहा है देयर मस्ट बी चार्जेस ऑन द सरफेस और इनसाइड इटसेल्फ। कुछ कुछ तो सही लग रहा है ये। देयर कैन नॉट बी एनी चार्जेस इन द बॉडी, ये गलत चीज है। देयर मस्ट बी चार्जेस ओनली ऑन द सरफेस, ये ज्यादा सही बात है। क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर ए में है ना, मस्ट बी वहां भी लिखा हुआ है, लेकिन सरफेस के इनसाइड भी कह रहा है। आप लोग को तो पता ही है ना, किसी भी कंडक्टर के इनसाइड चार्ज एग्जिस्ट करता ही नहीं है। चार्ज कहां एग्जिस्ट करता है, प्रॉपर्टीज में लिखवाए हुए थे, कंडक्टर के सरफेस पे करता है। तो 40 का कौन सा सही होगा, 40 नंबर का हो जाएगा सी। 41 पे आइए। 41 का कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर ए परफेक्ट कंडक्टर। किसी कंडक्टर के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। आइए गलत वाले को देखा जाए। द सर्फेस ऑफ ए कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सर्फेस, एकदम सही बात है। द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सर्फेस ऑफ ए कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस, ये भी सही बात है। द चार्ज कैरीड बाय ए मेटालिक स्फीयर इज ऑलवेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस, ये बात भी सही है। चार्ज तो हमेशा यूनिफॉर्मली ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। नन ऑफ दीज, तो 41 का कौन सा सही होगा, नन ऑफ दीज, सब बात सही है बोल रहा है। ये सारा का सारा बात क्या है, सही है।
चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 41 के बाद 42। टू मेटल स्फीयर्स, वन ऑफ रेडियस r एंड अदर ऑफ रेडियस 2r, बोथ हैव सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। दोनों का एक रेडियस है, एक स्फीयर है, उसी प्रकार से समझिए। एक स्फीयर है, एक का रेडियस है r और दूसरे का रेडियस है 2r। संयोग से दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। अच्छी बात है। इफ दे आर बॉट इन कॉन्टैक्ट एंड सेपरेटेड, अब दोनों को क्या किए ना, सटा दिए, दोनों को क्या किए, सटा दिए और फिर अलग कर दिए। then the new surface charge densities on each of sphere are respectively। हाँ, तो अब जब सटा दिया, सटा के फिर हटा दिए, तो दोनों के बीच अब नया सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, नो डाउट। ये थोड़ा सा समय लेगा आपका, लेकिन कॉन्सेप्ट भी अच्छा क्लियर कर देगा। देखिए हुआ क्या, सिग्मा तो सेम ही है दोनों का। पहले वाले का चार्ज निकाल लीजिए, तो Q1 कितना होगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। जानते जगह ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या होता है, Q बटा ए, स्फीयर है तो Q बटा 4 पाई आर स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q1 आ जाएगा इतना, एंड Q2 कितना आएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई, रेडियस 2r है तो 2r का स्क्वायर। अनुपात ले लेते हैं, टेकिंग रेशियो। अनुपात जो ही लेंगे तो सिग्मा से सिग्मा कटा, 4 पाई से 4 पाई कटा, Q1 बाई Q2 कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, आर स्क्वायर कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे तो Q2 कितना आ गया, 4Q1। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहां से हम लोग ये सोचते हैं कि जब दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं, दोनों स्फीयर को लिख देते हैं, व्हेन टू स्फीयर्स आर इन कांटेक्ट देन द चार्ज विल flows till the potential of both the spheres remains same। जब तक कि दोनों का स्फीयर का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम ना हो जाए। तो अब चार्ज का शेयरिंग होगा, ठीक है, चार्ज का शेयरिंग होगा तो शेयरिंग होगा, पोटेंशियल रिमेन्स सेम इफ आफ्टर redistribution Q1 dash and Q2 dash are the charges of sphere। then अब पोटेंशियल तो भी हो गया शेयरिंग के बाद, तो पहले वाले का पोटेंशियल कितना लिखेंगे, Q1 डैश बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, Q2 डैश बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2r का स्क्वायर। होगा ऐसा, होगा ऐसा। तो 4 पाई इप्सिलॉन से कट गया, ये भी कट गया, Q1 डैश बटा आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 डैश की कैपेसिटेंस वाले से बनाए, सी वाला कॉमन लेकर के, हाँ स्क्वायर नहीं ना होगा, पोटेंशियल वाले में स्क्वायर थोड़ी होता है, आर होगा सिंपल। चलिए देखते हैं करके, स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ आर, Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर होता है पोटेंशियल का, यहां हो जाएगा आपका 2r। क्या अब r से r को भी काट दें तो Q1 डैश इज इक्वल टू Q2 डैश इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज Q2 डैश इज इक्वल टू 2Q1 डैश। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। आपको तो पता ही है चार्ज रिमेन्स कंजर्व, रिडिस्ट्रीब्यूशन में भी क्या होता है, चार्ज हमेशा जो पहले से था वही बाद का भी रह जाएगा। एज लिख देते हैं इस बात को, एज द चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। चार्ज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, या कंजर्व कर देते हैं, यहां पे कांस्टेंट से अच्छा वर्ड है
कंजर्व्ड। सो बाद का चार्ज Q1 डैश प्लस Q2 डैश बराबर शुरू का चार्ज Q1 प्लस Q2। चलिए यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 का इस्तेमाल कीजिए। तो इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करेंगे, अच्छा पहले 2 का करते हैं, तो Q1 डैश रह जाएगा और Q2 डैश के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2Q1 डैश होगा ऐसा। चलिए और इधर से कितना हो जाएगा, Q1 रह गया और Q2 डैश आपका है, Q2 के जगह पर में है 4Q1, तो 4Q1 इसको ये जुड़ जाएगा, तो 3Q1 डैश इज इक्वल टू 5Q1 इंप्लाइज Q1 डैश कितना आ गया 5/3Q1। ऑल्सो Q2 डैश के बाद का हमको सरफेस चार्जेस निकालना है ना, तो Q2 डैश कितना हो जाएगा, Q2 डैश आपका है 2Q1 डैश, तो 5 को 2 से गुना कर देंगे तो 10/3Q1। रुकिए रुकिए रुकिए, एक सेकंड, Q1 का वैल्यू डाल देता है ना, Q1 का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू 4πr²। Q1 का वैल्यू देखिए निकाले हम लोग, Q1 का वैल्यू निकालने हम लोग, तो वैल्यू डाल दिए, ये आपका सिग्मा है, 6 ने जो काट दीजिएगा, ये आपका सिग्मा है। Q2 डैश कितना हो जाएगा 2Q1 डैश, 2 से गुना हो जाएगा तो 5 गुना 10/3 सिग्मा 4π2r²। तो चार्ज निकल गया, Q1 डैश Q2 डैश तो निकल गया, इधर से मिटा दे, Q1 डैश Q2 डैश निकल गया। निकल जाने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग, अब सरफेस चार्जेस निकाल दीजिए, सिग्मा 1 सिग्मा 2। अब यहां से हम लोग निकाल देंगे सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। आइए देखते हैं कितना होगा। तो अब नया सरफेस चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आ गया सिग्मा 1, ये कितना हो जाएगा Q1/4πr², चूंकि रेडियस तो सेम में रह गया। एंड अच्छा इसका वैल्यू निकाल दीजिए फिर, Q1 का वैल्यू देखिए निकाल लें हम लोग, 5/3 सिग्मा 4πr² डिवाइडेड बाई 4πr², ये दोनों कट जाएगा तो सिग्मा 1 कितना आ गया 5 सिग्मा/3। ऑल्सो सिग्मा 2 निकालना होगा तो सेकेंड वाले स्फीयर का, इसके लिए चार्ज हो जाएगा Q2 डैश, स्फीयर का रेडियस है 2r, तो 2r का स्क्वायर। चलिए Q2 डैश का वैल्यू डाल के अभी जस्ट निकालने हम लोग, कितना निकाले 10/3 इंटू सिग्मा इंटू 4π इंटू 2r² डिवाइडेड बाई 4π इंटू 2r²। ये तो कट जाएगा ना, एरिया वाला सेक्टर तो कट जाएगा। नहीं Q2 डैश का वैल्यू Q1 के टर्म में आएगा ना, यहाँ r² होगा, सॉरी 4πr² होगा ना, Q1 का वैल्यू डालना है 4πr² और एरिया इसका हो गया 4π 2r²। 4π से 4π कट जाता है तो सिग्मा 2 बचता है आपका 10/3 इंटू सिग्मा r² बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4r²। r² से r² कट गया, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो सिग्मा 2 कितना आ गया 5 सिग्मा/6। कोई ऑप्शन में होना चाहिए, इतना कैसे बनाया है तो 5/2 नहीं, 5/3 सिग्मा, 5/6 सिग्मा, बी नंबर इसका आ जाएगा आपका, बी नंबर सही है 42 का बी। कोई दिक्कत, दोबारा बना के देखिएगा, समझ में आएगा निश्चित ही, वीडियो को रोक करके भी समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़े हम लोग, इसको मिटाना पड़ेगा, तब हम लोग बनाएंगे 43 नंबर क्वेश्चन। इसको मिटा दिए,
अब आते हैं हम लोग 43 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्या कहता है? 43 कहता है कंसीडर टू कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस r1 r2। r1 बड़ा है r2 से, यहां भी स्फीयर वाला बात है। इफ द टू आर एट द सेम पोटेंशियल एंड द लार्जर स्फीयर हैज मोर चार्ज देन द स्मॉलर स्फीयर, देन तो क्या सब होगा? देखना पड़ेगा ऑप्शन में, सॉल्व करके ना पता चलेगा भाई। आइए ना देखते हैं पहले। 43 में पोटेंशियल दोनों का सेम क्वेश्चन कह रहा है। जी सर जी सेम। तो Q1 बाई 4 पाई R1 is 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, R1 लिखेंगे पोटेंशियल का वैल्यू, और V2 कितना हो जाएगा? Q2 बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R2। क्या ये दोनों कट जाएगा? तो Q1 बाई Q2 कितना आ गया? R1 बाई R2। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। अब ऑप्शन पे आते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटीज के बारे में पूछ रहा है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटीज। तो सिग्मा 1 कितना लिखेंगे? Q1 स्मॉल माने तो स्मॉल Q1 गुना 4 पाई R1 का स्क्वायर एंड सिग्मा 2 कितना हो जाएगा? Q2 गुना 4 पाई R2 का स्क्वायर। टेकिंग रेशियो अनुपात ले लीजिए, फिर अनुपात जो ही लेंगे तो क्या सब होगा? 4 पाई से 4 पाई पहले कट जाएगा, गलती लिख दी है भाई। Q बटा ए होता है ना, सिग्मा बराबर Q बटा ए। सिग्मा बराबर कितना? Q बटा ए। तो सिग्मा 1 हो जाएगा Q1 बटा एरिया 4 पाई R1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 बराबर हो जाएगा Q2 बाई एरिया 4 पाई R2 का स्क्वायर। अब अनुपात लेना होगा, अब लेंगे टेकिंग रेशियो। अब अगर अनुपात ले ले हम लोग तो क्या आ जाएगा? सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इज इक्वल टू आएगा Q1 बाई Q2 इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर 4 पाई R1 स्क्वायर। क्या 4 पाई से 4 पाई क्यों काट दे? यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट निकाले हम लोग। Q1 Q2 बराबर कितना होता है? R1 R2। Q1 Q2 बराबर क्या होता है? R1 R2। तो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 कितना हो गया? R1 बटा R2 गुना R2 स्क्वायर बटा R1 स्क्वायर। एक R1 से एक R1 गया, एक R2 से एक R2 भी गया, तो कितना फाइनली बच गया? R2 बटा R1। अब यहां से जरा बड़ा मिटा दे। अब यहां से सिंपल तो हो गया, R1 आपका दिया हुआ ना बड़ा, R1 अगर बड़ा है तो नीचे वाला टर्म बड़ा है, इसका मतलब सिग्मा 2 बड़ा होगा, नहीं क्या? एज R1 is greater than R2, thus सिग्मा 2 is greater than सिग्मा 1। नीचे वाला टर्म देख सकते हैं, R2 बटा उल्टा में आ गया। तो अब इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्मॉलर स्फीयर इज लेस देन दैट ऑफ लार्ज स्फीयर। गलत बात। द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्मॉलर स्फीयर इज मोर देन दैट ऑफ लार्जर स्फीयर, यानी कि बी सही हो गया इसका। 43 का बी नंबर सही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब तो छोटा छोटा सवाल आ गया डाइलेक्ट्रिक वाले का, थोड़ा बहुत जानते ही डाइलेक्ट्रिक के बारे में, है ना? क्या होता है ये, आइए जरा समझते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल? पोलर मॉलिक्यूल का एग्जांपल कौन सा है? जो आयोनिक कंपाउंड होता है जैसे कि HCl, NaCl, H2SO4 etc। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है? HCl। तो 44 का हो जाएगा डी। इसी प्रकार से 45 का क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पोलर मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सही बात है। पोलर मॉलिक्यूल वाले का क्या होता है? परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। तब यही सही हो गया, इसका आगे पढ़ने की जरूरत कहां है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 46 नंबर क्वेश्चन कहता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर ए मेटल इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कौन सा ऑप्शन है? बी।
मेटल्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। 47 पे आइए। 47 कहता है व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट के, अगर हवा को हटा दे और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लगा दे, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा कि अनचेंज रहेगा वगैरह वगैरह। इस बात को हम लोग सीखे हुए हैं। कैसे सीखे हुए हैं? दो चार्जेस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंट्रैक्शन या रिपल्सन जो कह दीजिए, क्या होता है? Q1 Q2 बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, हाँ कि ना। और अगर किसी मीडियम में डाल दे के डाइलेक्ट्रिक वाले के, तो F बराबर क्या लिखते हैं? Q1 Q2 बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर। इसका वैल्यू तो F, इसको F डैश कर देते हैं, तो F डैश कितना हो जाएगा? F बटा के, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीजेस कौन सा? के टाइम्स। ठीक है, सी नंबर 47 का सी हो गया। कोई दिक्कत इसमें? चलिए मिटा दे इसको, बुक का ही पेज पलटाएगा। थ्योरेटिकल सवाल भी नहीं रहता है, आईआईटी नीट वगैरह के लिए है तो हमेशा न्यूमेरिकल बड़ा बड़ा थोड़े रहेगा। थ्योरेटिकली भी आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, लॉजिकली, थ्योरेटिकली तो बहुत सारा क्वेश्चन तो क्वेश्चन पढ़ के ही बन जाता है, जैसे कि देख रहा है बन रहा है अभी। और भी देखते हैं, किताब का पेज पलटाएगा, पेज हमने पलट दिया। अब क्वेश्चन कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इन द एन्युलर रीजन ऑफ चार्ज सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। एन्युलर रीजन मतलब क्या? दो सिलेंडर्स के बीच का गैप जो होगा उसमें। ये क्वेश्चन में ऑप्शन कहता है इज द सेम थ्रू आउट, नहीं होगा। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है, ये होता है इसका एन्युलर रीजन। दो सिलिंड्रिकल कंडक्टर्स के बीच का ये वाला गैप, ये वाला गैप इसका एन्युलर रीजन कहलाता है। ठीक ना। तो क्वेश्चन में ये कहा आपको इस सेम थ्रू आउट नहीं, इसका पोटेंशियल ज्यादा होता है, इसको तो अर्थ करके हम लोग पोटेंशियल जीरो कर देते हैं ना, तो पोटेंशियल घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। ये इस प्रकार से होता है। ये गलत हो गया। द हायर नियर द आउटर सिलेंडर एंड नियर इज हायर नियर द आउटर सिलेंडर एंड नियर द इनर सिलेंडर, ऐसा भी कुछ नहीं है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली होगा, नो डाउट। varies as 1 बटा r square where r is the distance from the axis. Yes, E proportional to 1 बटा r square तो होना ही होना है। और r क्यूब होता है d वाले में, तो ये तो हो गया आपका डाइपोल वाला बात। तो 48 का हम लोग सीधा लगा देते हैं C। 49 पे आइए। अब 49 में कहता है दो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स है, एक हो गया, सॉरी स्फेरिकल है, गलती बोला गया। दूसरा है एक का रेडियस है अंदर वाले का R2, बाहर वाले का है रेडियस R1। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अच्छी बात है, Q अंदर वाले पे माइनस, इस पर प्लस, ये भी ठीक है। और बाहरी सरफेस को क्या कर दिया गया ना, अर्थ कर दिया गया, इस तरीके से अर्थ हो गया। तो क्वेश्चन कहता है बेकार इतना फोटो बना, कैपेसिटेंस पूछता है खाली। तो दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर का कैपेसिटेंस तो जस्ट पिछले वीडियो में बताया, आप जाके देख सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, क्या होता है 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, वहां रेडियस ए भी माने थे, अभी रेडियस R2 R1 है, तो R1 R2 लिख देंगे, हायर माइनस लोअर, R1 माइनस R2, आंसर एक बार में तो कोई ऑप्शन है ऐसा? R1 माइनस ए ही तो है, सही है, यही सही है इसका। 49 का ए, बेकार इतना फोटो बनाना पड़ा, सोचे कहीं भारी होगा, न्यूमेरिकल करना होगा। 50 पे आइए, कब में सवाल है। मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस r इज चार्ज टू पोटेंशियल v, देन चार्ज q इज प्रोपोर्शनल टू। मेटालिक कैपेसिटर तो v बराबर लिखते हैं q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r भी, तो q प्रोपोर्शनल है r के भी और q प्रोपोर्शनल है v के भी,
दोनों के प्रोपोर्शनल है भाई, बोथ V एंड R। ऑप्शन नंबर सी 50 का हो गया सी। 51 पे आइए, इधर से मिटा दे, इधर से मिटा देते हैं, देखिए मिट गया। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस A and B are connected to each other by a wire. The ratio of electric field at the surface of two spheres is। दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स है, एक का रेडियस है A, दूसरे का रेडियस है B। कहा यह जाता है कि दोनों को कनेक्ट कर दिए किससे, एक मेटालिक वायर से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ टू स्फीयर्स। इसका E1 इसका E2, तो E1 बटा E2 निकालना है आपको, E1 बटा E2 निकालना। कैसे निकालेंगे, कैसे निकलेगा, क्वेश्चन में कैपेसिटर्स है तो Q1 बराबर लिख सकते हैं ना C1 भी, क्योंकि कंडक्टिंग वायर से जोड़ देंगे तो पोटेंशियल तो सेम हो जाएगा दोनों का। एंड Q2 बराबर क्या लिखेंगे, C2 भी, टेकिंग रेशियो, अच्छा रुकिए और भी लिख देते हैं। C1 का मतलब हो जाएगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट A इंटू भी, और C2 भी का मतलब हो जाएगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट B इंटू भी। अब यहां से अगर हम लोग रेशियो ले ले तो B से B तक कटिए ना रहा है आपका, 4 पाई से कटिए गया, तो Q1 बटा Q2 कितना आ गया, A बटा B। Q1 बटा Q2 आ गया। अब हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो, चाहिए तो सिग्मा निकालते हैं। सिग्मा 1 कितना होगा, Q1 बाई एरिया 4 पाई, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, 4 पाई A स्क्वायर, एंड सिग्मा 2 कितना हो जाएगा, Q2 बाई 4 पाई B स्क्वायर। अब यहां से फिर रेशियो ले लीजिए, रिलेशनशिप आएगा सिग्मा का, 4 पाई से 4 पाई कट गया क्या, यानी कि सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 हम लोग लिख सकते हैं Q1 बाई Q2, Q1 बाई Q2 इंटू B स्क्वायर बटा A स्क्वायर, B स्क्वायर बटा A स्क्वायर। कोई दिक्कत, लिख सकते हैं ऐसा। अब मार्कर बदलते हैं। अब यहां से यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट निकाले ना, Q1 Q2 कितना आया है, A बटा B डाल दीजिए, तो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 कितना आ जाएगा, A बटा B गुना B स्क्वायर बटा A स्क्वायर। A से A कट गया, B से B भी कट गया, कितना बच गया, B बाई A। नाउ E1 क्या लिखेंगे, सिग्मा 1 बाई इप्सिलॉन नॉट, होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, या चलिए एक सरफेस क्या लेते थे 2 इप्सिलॉन नॉट, इसको तो कटना ही है। एंड E2 कितना हो जाएगा, सिग्मा 2 बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। अब यहां से अनुपात ले लीजिए, सर कितना अनुपात लेना भाई, निकालना अलग अलग चीज निकालने के बाद है। चार्ज से हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो निकाले, और जब सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो निकलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो जो आपसे पूछ रहा है, तो 2 इप्सिलॉन नॉट 2 इप्सिलॉन कट गया, E1 बटा E2 कितना आ गया, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2, यानी कि सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 कितना होता है, B बटा A। B बटा A कोई ऑप्शन में है, B बटा A, ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर 51 का हो गया B। कोई दिक्कत नहीं सर। 52 पे आते हैं हम लोग। 52 में क्वेश्चन क्या था, इसको मिटा देते हैं। कोई सवाल होता है ठीक ठाक जो कॉन्सेप्ट को वॉश करते हैं, कोई तो थ्योरेटिकली होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल ही है ना क्या, इसको आसानी से क्वेश्चन को पढ़िएगा तो पढ़ते में बन जाता है, ऑप्शन पढ़ते में केवल इसका यही होगा। 52 कहता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में कि सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हैज 2 कोएक्सियल सिलिंडर्स ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, यानी कि किसी सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का लंबाई दिया हुआ है L बराबर कितना
20 सेंटीमीटर। तो 20 गुना 10 टू दी पावर -2, अच्छी बात है। रेडियस 1.5, 1.6, R1 दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर एंड R2 दिया हुआ है 1.6 सेंटीमीटर, ये भी अच्छी बात है। चार्ज दिया हुआ है 4 माइक्रोकूलम्ब, 4 गुना 10 टू दी पावर -6। द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इज, कैपेसिटेंस में चार्ज का कौन काम है, ये तो नहीं भी देगा तो भी चल जाएगा। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस याद कीजिए, C बराबर क्या लिखा करते थे हम लोग, 2 पाई इप्सिलॉन नॉट L डिवाइडेड बाई 2.303 लॉग बेस 10 R2 बटा R1। ध्यान में, इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं अपने सुविधा के लिए। 2 से गुना किए, 2 से भाग दे दिए, ठीक है। 2 से गुना करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो गुना करेंगे तो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट L 4.6 लॉग बेस 10 R2 बटा R1। या लिख सकते हैं C इज इक्वल टू L बाई 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। 4 पाई का वैल्यू देखिए होता है ना, 1 बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 बटा हो जाएगा ना, ये तो 1 बटा कर दिया, इंटू 4.6 लॉग बेस 10 1.6 बाई 1.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो कटिए जाएगा, तो एल का वैल्यू भी डाल ही देते हैं ना, 20 गुना 10 टू दी पावर -2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। तो C इज इक्वल टू 20 गुना 10 टू दी पावर -2। 9 को 4 से 9 5 54 के 4 5 9 36 अब 5 41 41.4 इंटू 10 टू दी पावर 9 लॉग बेस 10, इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.06 के आसपास आता है। पावर चला गया ऊपर, तो C बराबर लिखेंगे हम लोग, फुल्ली सॉल्व करने वाला आ गया जी। C बराबर आ गया 20 बाई 41.4 लॉग बेस 10 1.06। पावर को करेंगे क्या, 2 पावर माइनस में है, 9 चला गया ऊपर, तो 10 टू दी पावर -11। अब इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। अंदाज से हम बता सकते हैं आपको, इसका वैल्यू तो 0.0 समथिंग आएगा। C बराबर लिखेंगे, एक पावर हटाते हैं तो पावर 10, 2 गुना 10 टू दी पावर -10 41.4 लॉग बेस 10। कभी सॉल्व किए थे आप लोग, कैलकुलेटर में भी निकाल सकते हैं। लॉग बेस 10 1.06 का वैल्यू लगभग 0.025 के आसपास आना चाहिए, 0.025 के आसपास आना चाहिए। देख लीजिएगा सॉल्व करके इसको, पावर 10 के रेशियो में ही कोई आएगा कि कट खुट जाएगा, इतना 2 अंक शिफ्ट करेंगे 3 अंक, तो किसी बहुत पॉइंट घट जाएगा इसका। इसको सॉल्व करिएगा लॉग के टेबल में देख करके। इसका ऑप्शन 10 टू दी, ऐसे अंदाज से हम बता सकते हैं 10 टू दी पावर -10 के ऑर्डर में आएगा, तो C होना चाहिए, 52 का C होना चाहिए। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, सब कुछ तो हो गया। मेरे पास सुविधा नहीं कि हम लॉग का वैल्यू निकालें, और याद कौन रखता है लॉग का वैल्यू, वो तो ऑलरेडी दिया रहता है ना। चलिए, तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, ज्ञानवर्धक, कॉन्सेप्चुअल, क्रिस्टल क्लियर। न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे तो निश्चित ही क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट आपका हो ही जाएगा। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है आपका, एक बार 2 बार बनाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि वही तो फीस है, और आप लोग फीस टाइम पर दिया कीजिए, ठीक है। चलिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।